तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ पाई थी। तो मैंने एक ही इस वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। पूरे तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड तो वो मैंने आज कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक तो पूरा ही कवर कर लिया है, लेकिन दूसरा क्या है उसमें जो उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं वो नहीं दिए हैं। केवल मैंने बताया है नॉर्मल उसके बारे में और उसके जो प्रकार हैं वो बताए हैं। तो आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे हिंदी की, अब जब इसका टर्न आएगा तब हम अपलोड करेंगे, तो उसमें हम उसके प्रकार बताएंगे। वो जो उसके उदाहरण हैं बहुत ही इजी उदाहरण बताएंगे, ताकि आपको जो पेपर में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपना रस टॉपिक जो था वो हम पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आना है भैया? देखिए ग्रामर के अनुसार रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो पहले हम अलंकार पढ़ेंगे, उसके बाद छंद पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो देखिए अनुप्रास अलंकार जहाँ पर क्या होगा कि एक वर्ण, ठीक है, वर्ण होगा। ठीक है, अब ये बहुत ही छोटी चीज़ है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उससे छोटी वर्ण होती है। ठीक है, ये होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ये आपको मालूम होंगी। तो देखिए जो वर्ण होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति। अब देखिए ये मत पूछने लगिएगा कि वर्ण कितने होते हैं, आपको सब पता है पहले से ही ऑलरेडी कि वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से एक वर्ण ले लीजिए। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है किसी भी उदाहरण में, या किसी भी जगह बार बार रिपीट हो रहा है, किसी भी वाक्य में भी अगर हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि उस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और जो अनुप्रास अलंकार होता है ये 5 प्रकार का होता है। तो उसके बारे में डीप हम जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि डीपली इसमें मतलब क्या होता है। ये देखिए 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डीप इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वैसे अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। हमसे एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताओ, या अनुप्रास अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा। ठीक है, ये पूछी जाती है। तो आप नॉर्मली इतनी बात जान लीजिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, नॉर्मली बता दिया। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी अगर एग्जाम्पल इसका माना जाता है तो वो होता है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, ये अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही ईजी माना जाता है, बहुत ही साधारण सा उदाहरण है। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे हिसाब से आप इसको बहुत ही आराम से याद कर लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम अपने चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। ठीक है, ये तो आपके सामने स्पष्टीकरण भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए देखिए अब आता है हमारा रूपक अलंकार। देखिए वैसे तो अलंकार के बारे में अगर मैं बेसिक सी डिटेल आपको बताना चाहूँगा तो देखिए अलंकार का मतलब क्या होता है। देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, वैसे ये चीज़ मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन आप 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ठीक है, यानी कि किसी की शोभा को बढ़ाना। ठीक है, तो अलंकार क्या कल अलंकार क्या होता है, मतलब काव्य को सौंदर्यवान बनाता है। ठीक है, काव्य को सौंदर्यवान बनाने का जो कार्य होता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको 10वीं क्लास में आपको पता नहीं होगी। ठीक है, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार बात आती है कि अलंकार प्रकार के कितने होते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए वो नहीं होते हैं कि आप कह दो कि रूपक, श्लेष, उपमा, ये नहीं, ये तो उपभाग है भैया। जो मेन होता है वो होता है 2। ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, 2 होते हैं। तो वहाँ पे इन दोनों में, अब देखिए इन दोनों के जो उपभाग हैं वो हैं हमारे। अब देखिए जो शब्द के माध्यम से जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पे शब्द अलंकार हो जाएगा। अब शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं वो देखिए। तो देखिए जो हमारे शब्द अलंकार होते हैं वहाँ होते हैं हमारे कौन कौन से। देखिए एक तो हो गया आपका अनुप्रास, ठीक है, और एक हो गया यमक, और एक हो गया श्लेष। यानी 3 आपके जो अलंकार हैं ये तो आपके शब्द अलंकार हो गए। अब देखिए अर्थ अलंकार। देखिए अर्थ अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बोल दे कि अर्थ अलंकार के प्रकार बताओ, तो देखिए अर्थ अलंकार निम्न प्रकार के होते हैं, काफ़ी होते हैं इसके। तो देखिए मैं 3 बताऊंगा जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्प्रेक्षा हो गया, एक उपमा हो गया, और एक रूपक हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे सामने नोटेड है रूपक अलंकार। तो देखिए मैंने जैसा बताया कि रूपक अलंकार किसका प्रयोग भैया, किसका उपभाग है या किसका उपभाग है, तो ये है भैया हमारा किसका,
ये है हमारा अर्थ अलंकार का, ठीक है। तो अर्थ अलंकार का है तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। अब देखिए कैसे होगा, मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो ये उपमेय, उपमान, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होंगी कि जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए रूपक अलंकार कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप व्यक्त किया जाए। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पर भेद रहित होता है, कहाँ संभावना व्यक्त की जाती है और कहाँ पर समान गुणधर्म जाति के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें हैं। तो इनका देखिए एकदम बिल्कुल सटीक सी छोटा सा चेंज होता है। देखिए जहाँ पर रूपक अलंकार की बात होगी, ठीक है, मैं तीनों की यही बता दे रहा हूँ डेफिनेशन। बाकी आपको साथ में जब मैं अभी शो करूँगा इसमें तब भी बताऊँगा और मैं अभी भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर रूपक अलंकार की अगर आपसे बात करें तो वहाँ क्या होगा, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होगा, ठीक है। और जहाँ पर आपसे पूछ ले उपमा अलंकार, उपमा का मतलब क्या होता है, देखिए उपमा का मतलब होता है किसी से तुलना करना, ठीक है। और मतलब उपमा का आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से उसकी परछाई, जैसे मनुष्य होता है उसकी परछाई हो गई, ठीक है, तो वो उसकी उपमा हो गई। मतलब जो परछाई होती है उसमें समान गुणधर्म होगा, आप जैसे चलोगे परछाई भी आपकी वैसी ही चलेगी। तो मतलब कोई ना कोई समान गुणधर्म होते हैं। तो उपमा की हमें परिभाषा यहीं से मिल गई उपमा अलंकार की, कि समान गुणधर्म जाति के आधार पर तुलना होगी, ठीक है। और ऐसी उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा माने होता है किसी भी चीज़ की संभावना करना। मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और आप हो, तो आपको जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ाते हुए लग रहा होगा कि यार ये किसी टीचर से मिलता जुलता है, किसी टीचर से मिलता है, कि यार इसकी आवाज़ मिलती है। तो वो जो आप कोई दिमाग में जो संभावना आ रही है कि इस टीचर से मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार मिलेगा भैया, कौन सा अलंकार जो होगा, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा आपकी सोच में, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रूपक अलंकार का आप देख लीजिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण इसका बहुत ही ईजी है, एक वाक्य में उदाहरण खत्म, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। आप ये वाला भी लिख सकते हैं कि हरिपद कोमल कमल से, ये भी लिख सकते हैं, बट उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप उससे ना लिखकर इसमें, क्योंकि दोनों में कोई नहीं, एक ही बात है दोनों में। देखिए कमल ले लीजिए, चाहे हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए पैर हैं, पैर की तुलना कमल से की गई है। अब उसी तरह ये भी है कि चरण कमल बंदो हरिराई, अब इसमें भी क्या भैया, चरणों की तुलना कमल से की गई है। अब चाहे पैरों की तुलना कमल से कर लो या चरणों की तुलना कमल से कर लो, बात तो एक ही है। तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल सीधा सीधा रहता है, तो इसको आराम से आप कर सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा 1 मिनट में। तो नॉर्मली क्या करना है कि अब ये याद हो गया, लेकिन इसका जो मेन, देखिए सबसे पहली बात आपसे पूछेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में, आपने क्या किया, परिभाषा लिख दी, ठीक है, उदाहरण भी आपने लिख दिया, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, जो मेन बात होती है, वो टिकती है स्पष्टीकरण पे। अगर आपने स्पष्टीकरण नहीं किया तो देखिए वहीं पर क्या होता है कि जो टीचर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता होता है, वो क्या करता है कि वहीं पर आपका 1 नंबर पक्का काटेगा। अगर समझ लीजिए 2 नंबर में पूछा है तो 1 नंबर नहीं देगा वो आपको। तो जब 1 नंबर भैया हमको पूरे चाहिए तो हमको स्पष्टीकरण लिखना होगा। तो देखिए स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, अगर आपने कोई दोहा लिख रखा है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में, अगर आपने कोई चौपाई ले रखी है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत चौपाई में, और आपने, अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत उदाहरण में, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज़ पता नहीं चल रही कि आपने जो चीज़ ली है उसके बारे में आप इतना डीप नहीं जानते, तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत उदाहरण में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए स्पष्टीकरण करते समय हम लिखेंगे, देखिए हमारा तो एक वाक्य है, ठीक है, अब वाक्य है तो हम इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में किस, जो मतलब जो भगवान हरि हैं, विष्णु भगवान हैं, उनके जो चरण हैं अर्थात उनके जो पैर हैं, उनकी तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। अब मेरे को बताइए जो कमल होता है उसका गुण क्या होता है, उसका गुण होता है भैया, मतलब वो बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखता है। साथ ही साथ क्या करता है, आपने कमल जो पुष्प होते हैं उनका काम क्या होता है भैया, महकना होता है, खिलना वगैरह, जो ये काफ़ी सारे गुण होते हैं। क्या मेरे को बताएगा कोई पैरों में ऐसा गुण होता है, कोई कोई नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो कहने का मतलब है कि दोनों के गुणों में तो असमानता हो रही है, और असमानता होना मतलब भेद रहित, ठीक है, कोई भेद ही नहीं भाई, तो भेद रहित आरोप व्यक्त किया जाता है। अब भेद रहित आरोप यहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण के अनुसार लिख दिया हमने कि हाँ भैया दोनों में भेद है, दोनों के गुण समान नहीं हैं। अब भेद रहित नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों के गुणों में असमानता होती है, ठीक है, दोनों के गुणों में असमानता है, तो वहाँ पर रूपक, वो क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है।
तो रूपक अलंकार भी आप समझ गए, अनुप्रास भी समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखिए यमक अलंकार, अब ये भैया किसका आ गया? देखिए मैंने काट काट के इसीलिए लिखे हैं ताकि मैं साथ ही साथ आपसे क्वेश्चंस भी पूछता रहूं कि ये कौन से मतलब अर्थालंकार में आता है, ये शब्दालंकार में। तो मेरे को कोई बताएगा ये किस में आता है? तो देखिए ये जो हमारा आता है ये आता है शब्दालंकार में, ठीक है। यमक अलंकार, मैंने क्या बोला था? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों आते हैं भैया हमारे शब्दालंकार में। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अब यमक में क्या होता है? देखिए यमक में क्या होगा, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। देखिए डेफिनेशन आपके सामने सो रही है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं डेफिनेशन रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। डेफिनेशन को बार बार नहीं दोहराऊँगा, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है इसमें कुछ नहीं होता है, नॉर्मल एक शब्द होगा। मतलब कोई भी दोहा, चौपाई या कोई भी वाक्य होगा, उसमें क्या होगा, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होकर, लेकिन उस शब्द का बार बार अर्थ चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब अर्थ चेंज होता रहेगा तो देखिए आपके सामने तो एक दोहा सो हो रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक वाक्य में ख़त्म करूँगा, ठीक है। आप ये पूरा दोहा लिखेंगे एग्ज़ाम में, क्या लिखेंगे? पूरा दोहा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक इसका मेन पोर्शन बताऊँगा दोहे का, तो आप उसको सुनिएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना पूरा है। स्पष्टीकरण आधे से ही हो जाता है, लेकिन लिखना पूरा है आपको, ठीक है। तो इतनी आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या होता है, मैंने बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो अब इसका जो मेन है कि भैया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इतने से ही हमें पता चल जाएगा, दोनों हमारे इसी में आ गए, हमें दूसरे पोर्शन पे जाना ही नहीं पड़ा। लेकिन वो लिखना ज़रूरी है कि जे पाए बोरा जे खाए बोरा, ये चीज़ लिखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पूरा इस दोहे को पूरा करता है, ठीक है। तो अब हम अपनी बात को देखते हैं कि इसमें भैया कौन सा शब्द दो बार आया। ये कनक शब्द है, ये दो बार प्रयोग हुआ। अब कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है तो मेरे को बताएगा कि शब्द तो एक ही है, लेकिन प्रयोग कितनी बार हुआ? दो बार, यानी एक से अधिक बार प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया भैया? यमक अलंकार हो गया। अब मेरे को कोई बताएगा ऐसे कैसे यमक अलंकार हो जाएगा, ऐसे तो आपने कैसे कह दिया? तो उसका रीज़न बता रहा हूँ ना भाई, अभी रुको ज़रा, सब्र करो। देखिए मैंने बोला था, परिभाषा हमने क्या देखी थी कि एक शब्द मतलब शब्द तो वही होगा एक ही, लेकिन वो दो बार, एक से अधिक बार प्रयोग होगा, अधिक बार प्रयोग हो रहा है। अब देखते हैं इसके अर्थ अलग अलग है नहीं है। तो देखिए मेरे को कोई बताएगा जो कनक होता है, ठीक है, उसके मतलब कनक किससे किसे कहा जाता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कनक कह सकते हैं? तो देखिए दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कनक कह सकते हैं, एक तो होता है धतूरा, ठीक है, और दूसरा होता है सोना। तो हम दोनों को कनक कह सकते हैं, दोनों को कनक कहते हैं, पर्यायवाची दोनों के समान, आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो दोनों के पर्यायवाची में मिल जाता है हमें कनक। तो सोना और धतूरा यानी कि एक शब्द दो अर्थ, ठीक है, और एक से अधिक बार प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, जाहिर सी बात है। तो स्पष्टीकरण भी आपके सामने आप लिख लेंगे आराम से, जो जैसा मैंने बताया है नॉर्मल, ठीक है। देखिए आपके सामने शो हो रहा है, तो आप स्पष्टीकरण को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, बिल्कुल आपके सामने सही से शो हो रहा होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा आता है, मैंने बोला, मैंने अनुप्रास बता दिया, ठीक है। अब देखिए श्लेष अलंकार, आप सोच रहे होंगे कि आपने श्लेष अलंकार क्यों नहीं बताया। तो देखिए श्लेष अलंकार जो होता है, मैं उसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको इतना ज़्यादा मतलब यूज़ होता नहीं है इसका। ये पूछा जाता है तो इसके मतलब जो इसके विपक्ष में होता है, अथवा करके जो वो पूछा जाता है हमसे, तो उसमें हमें पढ़े हुए मिल जाएंगे, इसमें से एक पढ़ा हुआ मिल जाएगा। मतलब श्लेष अलंकार इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो देखिए श्लेष अलंकार में क्या होगा, इसका जस्ट छोटा सा चेंज होता है, यमक अलंकार से छोटा सा चेंजिंग होता है, उसमें कुछ नहीं। उसमें होता है कि इसमें क्या था यमक अलंकार में, कि एक शब्द क्या हो रहा था कि एक से ज़्यादा बार प्रयोग हो रहा था, और उसके अर्थ भी मतलब एक से ज़्यादा थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा श्लेष अलंकार होता है, इसमें नॉर्मल सा चेंज आता है। इसमें होता है कि एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कैसे होंगे? देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप बुक में देखिएगा, उसमें है, उसमें एक शब्द आता है उसमें कि वृषान केतु और हलधर, हलधर मतलब हलधर के भीर, ठीक है। तो हलधर मतलब होता है हल को धारण करने वाले। तो देखिए हल को धारण करने वाले कौन कौन होते हैं? देखिए एक तो बैल, ठीक है, और दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है भैया हल को धारण करने वाले एक भगवान जी भी हैं, उनका नाम जल्दी से जल्दी सोचो कौन है।
तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि वो होते हैं बलराम जी। बलराम जी कभी भी क्या करते थे, वो युद्ध में जाते थे तो आप देखेंगे पौराणिक कथाएँ, तो उनमें वो हल का इस्तेमाल करते थे। तो हलधर जो हैं वो 2 लोग हैं, शब्द तो एक ही बार प्रयोग हुआ हलधर, पूरे वाक्य में एक ही बार शब्द प्रयोग होगा हलधर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें 2 चीज़ें होंगी, तो उसके 2 अर्थ निकलेंगे, तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। शब्द एक ही बार प्रयोग होगा पूरे उसमें, देख लीजिएगा आप उदाहरण में, शब्द एक ही बार होगा, उसके अर्थ 2 होंगे, ठीक है। हलधर के दोनों मतलब जो अर्थ हैं वो मैंने बता दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए श्लेष अलंकार भी मैंने आपको बता दिया उनसे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। परिभाषा आप अपने आप आराम से लिख लोगे। हालांकि मैंने जैसा कि बताया कि इसके अथवा में भी आपको मिल जाएगा, तो श्लेष अलंकार पे इतना ध्यान नहीं देना, आप इनको देखो, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इनको आप ध्यान से देखो, इनको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं उपमा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान का समान गुणधर्म, देखिए मैंने बताया था, मैंने अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि समान गुणधर्म, ठीक है, समान गुणधर्म जाति के आधार पर तुलना होती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार होता है तो देखिए इसका भी एक वाक्य में एग्जाम्पल मेरे पास है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बड़े वाले बिल्कुल एक वाक्य में खत्म हो जाएगा। उपमेय में उपमान का समान गुणधर्म जाति, अब देखिए समान गुणधर्म जाति वाला ही एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, बिल्कुल कैसे, देखिए पीपल पात सरिस मंडोला, एक वाक्य में खत्म। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि भाई इसमें कहाँ समान गुणधर्म जाति की तुलना हो रही है। अब मैंने किया पीपल पात और मन, आप इन दोनों को देखिए क्या समानता मिल रही है इनमें, समानता मिल रही है नॉर्मल, क्या कि भैया जो पीपल का पत्ता होता है, आप कभी चेक कीजिएगा कि वो बिना हवा के भी हिलता रहेगा बिना हवा के भी। ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, ये भी क्या करता है, मन जो होता है बिना कारण के डोलता रहेगा आपका इधर उधर, कोई कारण नहीं होगा लेकिन फिर भी क्या करेगा, इधर उधर डोलता रहेगा, ठीक है। जैसे कहीं उधर चला गया, कहीं किसी के बारे में सोचने लगा, आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका मन क्या है, पढ़ाई में नहीं होता, आपका मन इधर उधर दौड़ता रहता है। तो वो जो होता है बिना काम का विचरण, तो वो देखिए स्वभाव दोनों का मिल गया, मतलब हवा नहीं है फिर भी उसे डोलने से मतलब है। ऐसे ही मन को कोई कारण नहीं है लेकिन बस इधर उधर भागना है, तो दोनों के गुणों में समानता हो गई। अब समानता हो गई तो भाई हमारी परिभाषा को इसने संतुष्ट कर दिया कि समान गुणधर्म जाति के आधार पर उपमेय में उपमान का आरोप व्यक्त किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो बस उपमा अलंकार हमारा खत्म, इतना ही है, ठीक है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी बहुत इजी है। अब देखिए मैंने बोला था 3 कंडीशन होती हैं, एक तो समान गुणधर्म जाति के आधार पर, एक भेद रहित आरोप, और दूसरा भैया हमारा जो है संभावना व्यक्त की जाती है। मतलब तुलना करते हुए ये मान लिया जाता है कि यार ये बंदा उस बंदे की तरह दिख रहा है, या ये व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये तुलना व्यक्त की जाती है, तुलना का मतलब संभावना की जाती है एक तरीके से। उत्प्रेक्षा का मतलब ही यही होता है कि संभावना, ठीक है। तो अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, संभावना व्यक्त की जाती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है कि वैसे एक दोहा है, अगर हम इसको आधा लिखेंगे तो हम नहीं कर सकते, हमें पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो सोहित ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। अब देखिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका एक और मतलब एक छोटा सा और होता है परिभाषा, उसको हम क्या कहते हैं कि जनाओ मनाओ तनाओ। ये 3 शब्द आपको जिस भी दोहे में दिख जाएं और आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, आपको बता देना है तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये 3 शब्द जहाँ होंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी आप समझ गए। देखिए बिल्कुल बस इतने ही थे, और बिल्कुल मैंने छोटे छोटे उदाहरण के साथ बताया है, तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो जब भी हमारा अगला हिंदी का टर्न आएगा तो मैं उसमें बता दूँगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जो मैंने बोला था कि 2 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, तो ये तो पहला हो गया हमारा, अलंकार तो गया, अलंकार हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से आप उदाहरण पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से पूरा लिख लीजिएगा यहाँ से उदाहरण, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ आती है भैया, अब आता है छंद। मैंने क्या बोला, ग्रामर में 3 टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, रस छंद अलंकार। ये क्या होते हैं, 2-2 नंबर के मिले 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं आपके। तो देखिए अब आता है छंद। छंद क्या होता है, तो देखिए छंद जो रचना होती है वो किसी भी काव्य का, ठीक है, संगीतात्मक तथा पंक्तियों का जिसमें लय पर विशेष ध्यान रखा जाता है,
उसे छंद कहा जाता है। अब देखिए छंद होते कितने प्रकार के भैया, ये तो छंद पे डेफिनेशन हो गई छंद की एक। अब छंद होते कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार बोलोगे भैया 3 प्रकार बताओ हमें कौन कौन से होते हैं। अरे सब्र करो, अभी बता रहे हैं भैया, इंतज़ार करो। तो देखिए छंद जो 3 प्रकार के होते हैं, वो पहला तो होता है वाणिक छंद, ठीक है। वाणिक छंद और मात्रिक छंद दूसरा होता है, और तीसरा होता है जो आज की दुनिया में जो मतलब आज की जनरेशन में जो लिखे जाते हैं वो होते हैं मुक्तक छंद। उनमें बिल्कुल मतलब लय का तो ध्यान रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मतलब मात्राओं का इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ना तो वर्णों की गणना की जाती है, वो यमाता जात्रा पता नहीं क्या क्या समूह होते हैं, तो उन पर भी इतना ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और ना ही इस बात पर देखा जाता है कि मात्राओं की गणना कि 13 होनी चाहिए कि 11 होनी चाहिए, कुछ नहीं देखा जाता। बिल्कुल बस छंद हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। देखिए इससे पहले कि वैसे काफ़ी सारा डीप इसके अंदर जाना पड़ता है वैसे, लेकिन हम डीप चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे, चलेंगे बाद में, नेक्स्ट टर्म जब आएगा छंद का तब हम इसके डीप में भी जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया, देखिए जैसे मैंने इसमें लिख भी रखा है कि वाणिज्य में क्या होता है, वर्णों के आधार पर गणना की जाती है। मात्रिक में क्या होता है, मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। और जो छंद मतलब जो मुक्तक छंद होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनमें कोई नहीं, मात्राओं पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा नहीं दिया जाता, मतलब ऐसे ही बस नॉर्मली होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो होगी नॉर्मल चीज़ें। अब वाणिक छंद और मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, अब देखिए भाग तो हमने देख लिया, छंद के भाग तो देख लिए, छंद के प्रकार तो देख लिए। अब इनके उपभाग भैया, इनके उपभाग भी हैं, उनको देखना होगा। अब आप अभी आप बोलोगे कि दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, अरे इन पे भी इन्हीं पे तो आ रहे हैं। अब ये देखते हैं किस चीज़ में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं मात्रिक छंद, ठीक है। आपको पता है मात्राओं के आधार पर गणना होती है, ठीक है। अब मात्रिक छंद कई प्रकार के होते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ठीक है, रोला, चौपाई, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी, ये हमारी मात्रिक छंद है, ठीक है। आप समझ लीजिए मात्रिक छंद मैंने आपको बताया, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, ठीक है। ये हमारी जो चीज़ें हैं ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें केवल आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। जो वाणिक छंद होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम छंद पे बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे कि छंद में जो मात्राएं लगती हैं, गुरु, लघु, वो सब क्या चीज़ें होती हैं। अभी मोटी मोटी चीज़ें बताएंगे। देखिए वाणिक छंद में क्या होगा, वर्णों के आधार पर गणना होगी, और उसके भी क्या होते हैं, उपभाग होते हैं। जो वाणिक छंद होते हैं उसके जो उपभाग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 7 से 8 उपभाग हैं उसके, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। इंद्रव्रज्या, उपेंद्र व्रज्या, और फिर पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।